हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेकर आई हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। आपको पता है कि एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है, यानी ये कोई भी रैंडम सिग्नल हो सकता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाला हो। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेट कोई क्वांटिटी x है जो कि टाइम के साथ लगातार बदल रही हो, यानी इसे हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। ये आप पहले से ही जानते भी होंगे इसके बारे में कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका परिमाण, दैट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, यानी इसका फिक्स्ड वोल्टेज लेवल नहीं होता। इसके विपरीत अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक टाइम पर क्या होता है, नियत होता है, फिक्स्ड होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार नहीं बदलता। इसमें वोल्टेज के दो ही लेवल होते हैं, ये होता है हाई लेवल और दूसरा होता है, इसे हम कहते हैं लो लेवल। तो बेसिकली ये हाई लो की फॉर्म में ही चलता है। या आप कह सकते हैं जो इसका हाई लॉजिक होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के 1 से, और लो लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, लो वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। मोस्टली ये हाई वोल्टेज लेवल जो होता है 5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, और लो वोल्टेज लेवल जो होता है वो 1 वोल्ट से कम होता है, लेस देन 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, या आप कह सकते हैं 0101 की फॉर्म में काम कर सकता है। इसके दो ही वोल्टेज लेवल होते हैं, एक होता है लो लेवल और दूसरा हाई लेवल। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ये एक टॉपिक हमने आज लिया है जो पहला ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पिछले कई सालों में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। तो ये इलेक्ट्रिकल और CS और EC सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 नंबर पर कि डिजिटल सिग्नल के लाभ बताइए। साथ ही साथ कई बार ये भी पूछ लेता है कि डिजिटल सिग्नल किस प्रकार एनालॉग से बेहतर है। तो दोनों बातों का अर्थ यही है कि बेसिकली पूछ रहा है कि डिजिटल सिग्नल के एनालॉग सिग्नल के अपेक्षा क्या लाभ है, यानी एडवांटेज की बात ही कर रहा है। इसके साथ एक दूसरा टॉपिक भी पूछ लिया जाता है कि वो है डिजिटल सिग्नल के अनुप्रयोग बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डिजिटल सिग्नल के क्या क्या लाभ है आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही मेंशन करा है स्टूडेंट्स, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी टेक्निकल टर्म में कोई परेशानी आती है या किसी तरह की हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो पहला ही आपका जो एडवांटेज है डिजिटल सिग्नल का वो है सरल डिज़ाइन, यानी इनको डिज़ाइन करना बहुत ही सरल होता है। दूसरा टॉपिक है सूचना को स्टोर करना, यानी इनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाइनरी बिट के फॉर्म में, यानी 0101 की फॉर्म में ही होती है। अतः इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सूचना का संग्रहण करना बहुत ही सरल होता है। तीसरा जो एडवांटेज है वो है शोर और विरूपण का कम प्रभाव। ये शोर या विरूपण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैं लिख देती हूँ, इसको कहते हैं नॉइस। शोर को कहते हैं नॉइस और विरूपण को कहते हैं डिस्टोर्शन। ठीक है, अभी नॉइस और डिस्टोर्शन क्या होते हैं आपको बेसिकली बता दूं। नॉइस और डिस्टोर्शन का अर्थ है, नॉइस का मतलब है जब हमारे मेन सिग्नल में कोई अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाए, यानी हमारा जो मुख्य सिग्नल है उसके साथ कोई अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाए। जैसे आप करते हैं ना, आप नॉर्मली बातें करते हैं तो आप कहते हैं कि शोर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो अनवांटेड या अनप्लीजेंट आवाज होती है उसे आप क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। इसी तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन में जो अनवांटेड सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं नॉइस। अब
विरूपण या डिस्टोर्शन का क्या अर्थ है? डिस्टोर्शन का अर्थ है कि जब कोई नॉइस या कोई अनवांटेड सिग्नल, अवांछनीय सिग्नल जब हमारे मुख्य सिग्नल के साथ, मेन सिग्नल के साथ ऐड हो जाता है तो उसका रूप बिगड़ जाता है, यानी वो विरूपित हो जाता है, या हम इसे कहते हैं कि क्या उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? डिस्टोर्शन। यानी जो उसका आकार है, जो उसका नॉर्मली नेचुरली जो आकार था सिग्नल का, वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसे कहते हैं विरूपण। तो बेसिकली जो डिजिटल सिग्नल होता है उस पर विरूपण का और शोर का, दैट मीन्स नॉइस और डिस्टोर्शन का प्रभाव क्या होता है? बहुत कम होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सस्ते होते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल से जो बनने वाले, यहाँ पर मतलब जो है सस्ते का मतलब है कि डिजिटल सिग्नल पर आधारित जो सिस्टम होते हैं, दैट मीन्स डिजिटल सिस्टम, वो क्या होते हैं? बहुत सस्ते होते हैं। ये मैंने एक की पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप इसका एक प्रॉपर जो है विवरण ठीक से लिखें। जैसे यहाँ पर सस्ते का अर्थ है कि डिजिटल सिग्नल पर आधारित जो सिस्टम होते हैं, दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं? चीप होते हैं, लो इन कॉस्ट होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विश्वसनीय या रिलायबल, यानी जो डिजिटल सिग्नल होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, या आप कह सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट सभी ने ऑलमोस्ट अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे। तो आप कुछ रीडिंग जो लेते हैं वो एनालॉग मीटर से लेते हैं और कई बार आप मल्टीमीटर का प्रयोग भी करते हैं। तो आपने देखा होगा जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे रीडिंग लेना थोड़ा मुश्किल होता है और हो सकता है ऑब्जर्वर से रीडिंग लेने में गड़बड़ भी हो जाए। लेकिन अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल क्या आती है? एक्यूरेट आती है, सही आती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं? अधिक रिलायबल होते हैं, या आप कह सकते हो कि इसकी विश्वसनीयता क्या होती है? अधिक होती है। आपने सुना होगा पहले एक मोबाइल कंपनी का नाम आया था रिलायंस। रिलायंस शब्द का अर्थ ही होता है विश्वास, तो उसी से बनाया है रिलायबल, यानी जो रिलायंस करने लायक हो। तो हाँ, ये क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकार में छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं। जितने भी बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी आते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप पर ही उनकी डिजाइनिंग की जा सकती है। यानी एक आपने देखा होगा ना कि अगर आप देखिए नोट गेट, नैंड गेट, आपने छोटी सी आईसी देखी होगी, उसी आईसी पे कितने सारे सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं। इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब आकार में छोटे हैं तो इनका भार यानी इनका वेट भी क्या होगा? कम होगा। यानी ये भार में भी क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इनका वेट भी क्या होता है? कम होता है। तो इसको हम कह सकते हैं भार में हल्के। या एक पॉइंट और निकल के आया कि लाइट इन वेट होते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है ताप का प्रभाव, यानी तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिजिटल सिग्नल पर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल, यानी इनका जो सिग्नल है वो तापमान से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है उच्च अनुक्रिया। हिंदी में इसे उच्च अनुक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में इसका अर्थ है फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स का मतलब है कि ये इनके जो आउटपुट पे जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, यानी आपने इनपुट सिग्नल दिया और उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको क्या मिल गया? आउटपुट सिग्नल मिला। यानी इनपुट के संदर्भ में आउटपुट कितनी जल्दी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फास्ट रिस्पॉन्स। यानी इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अधिक होता है, उच्च होता है, इनका रिस्पॉन्स बहुत हाई होता है। यानी मैं यहाँ पर एरो बना देती हूँ, इस एरो का अर्थ है इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? हाई होता है। और ये ताप के प्रभाव क्या होता है? कम होता है। तो इस पर मैं एरो बना देती हूँ, ये क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनका रिस्पॉन्स टाइम हाई होता है, या फिर आप ये भी तो कह सकते हैं कि इनकी स्विचिंग क्या होती है। अगर इस पॉइंट को हम लिखना चाहें तो इनकी स्विचिंग भी क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है। यानी फास्ट स्विचिंग इनकी हो सकती है, बहुत जल्दी ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद सरल गणना, इजी कंप्यूटेशन। यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर इसके जितने भी बड़े से बड़े सर्किट होते हैं उन बड़े से बड़े सर्किट के लिए
जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, व्यंजक निकालते हैं, उसकी कंप्यूटेशन करना यानी उसकी गणना करना बहुत सरल होता है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी गणना होती है वो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं यानी बूलियन व्यंजक होते हैं, और बूलियन व्यंजकों की कैलकुलेशन करना, उनकी गणना करना, उनको सिंप्लीफाई करना क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी गणना करना क्या होता है, सरल होता है। साथ ही ये बाइनरी लॉजिक पे काम करते हैं, और बाइनरी लॉजिक में सारी क्या डिजिट्स होती है, 0101 की फॉर्म में ही होती है। तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, यानी उन पे जितने भी हम लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको परफॉर्म करना क्या होता है, सरल होता है। तो इस पॉइंट में आप लिखेंगे चूंकि ये बूलियन व्यंजक पर आधारित होते हैं और ये किसमें, बाइनरी की फॉर्म में होते हैं, तो इन पर इनकी गणना करना या इनके व्यंजकों को सरल करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम त्रुटि यानी लेस एरर। लेस एरर क्यों होगी, एरर का मतलब क्या होता है बेटा, एरर का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू मेजर करी और जो ट्रू वैल्यू आपकी थी यानी जो आपको चाहिए थी, यानी उन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, एरर। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक सर्किट की वोल्टेज को मेजर करना चाह रही हूँ और उसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, बट जब मैंने इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया तो वोल्टेज की वैल्यू आई 8 वोल्ट। तो डिजायर्ड कितनी थी, 10 वोल्ट, यानी ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 10 वोल्ट, बट आई कितनी, 8 वोल्ट। तो मेजर्ड वैल्यू और आइडियल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एरर कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या नापते हैं, जो मान नापते हैं बहुत सटीक होता है, यानी इनकी जो वैल्यू होती है बहुत एक्यूरेट होती है। तो हम क्या कहेंगे, इनमें एरर क्या होती है, कम होती है। अब आप देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट हैं यानी कि एरर और एक्यूरेसी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी सिस्टम की या किसी सिग्नल की एरर कम होगी तो उसकी एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, यानी यहाँ पर एरर क्या होती है, इनमें कम। अगर कम एरर है दैट मीन्स इनकी एक्यूरेसी का लेवल क्या होगा, हाई। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, ये क्या होगा, एरर कम होगी, मैंने एरो नीचे की तरफ किया है, और दूसरे में एक्यूरेसी इनकी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, यानी हाई एक्यूरेसी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन, यानी त्रुटि का संशोधन और संसूचन। यानी एरर इनमें डिटेक्ट करना, एरर को ढूंढना या एरर को खोजना बहुत सरल होता है, और आधा काम हमारा वहीं पे आ जाता है। अगर हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया, हमें पता लग गया कि एरर कहाँ पे हुई है, तो उसको करेक्ट करना तो ऑब्वियसली आसान हो ही जाएगा। तो डिजिटल सिग्नल में चूंकि सारी डिजिट किस में होती है, 0101 की फॉर्म में होती हैं, इसलिए इसमें एरर को डिटेक्ट करना यानी एरर को ढूंढना, उसका संसूचन करना और एरर को करेक्ट करना यानी उसका संशोधन करना क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। अगला जो है वो है डाटा परिचालन यानी डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का अर्थ है, मैनिपुलेशन शब्द जो आया वो यहाँ पर आया है कि मैनिपुलेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव करना, दैट मीन्स उसमें कुछ चेंज करना। तो डेटा को बदलना यानी डेटा में परिवर्तन करना इसमें क्या होता है, सरल होता है, आसान होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम पावर। इसमें जो पॉइंट है वो इस तरीके से हो सकता है कि ये बहुत लेस वोल्टेज पे यानी ये कम वोल्टता पर परिचालित हो जाते हैं, यानी इनकी ऑपरेटिंग वोल्टता जो होती है वो बहुत कम होती है, इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत कम होती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होगी तो उसका पावर कंजप्शन भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पर कहा कि क्या करते हैं, लेस पावर कंज्यूम करते हैं, यानी ये कम पावर लेते हैं, या आप कह सकते हैं इनमें पावर का क्षय, पावर लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हैं कई सारे पॉइंट इसमें निकलकर हमारे पास आ गए, और कुछ बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित भी हैं, वो मैं लिखती चली जा रही हूँ। ठीक है, फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस टॉपिक का। पहला पॉइंट क्या है, आप इसको कैसे कैसे लिखेंगे ये भी जरा समझ लें कि किस तरह से आपको ये लिखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप बताएंगे डिजिटल सिग्नल जो है उसके निम्नलिखित लाभ है, यानी फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल। पहला, इनका डिज़ाइन बहुत सरल होता है। दूसरा, इनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत ही सरल होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत आसान होता है। इन पर नॉइस तथा डिस्टोर्शन का प्रभाव कम होता है, यानी इनमें नॉइस का प्रभाव नहीं होता। आप देखिए दोनों चीज़ें जो है ना कहीं
कोरिलेटेड ही हैं। अगर नॉइस का प्रभाव नहीं होगा तो विरूपित भी नहीं होगा सिग्नल। दैट मीन्स अगर शोर नहीं है तो विरूपण भी उत्पन्न नहीं होगा, तो इसलिए कोरिलेटेड हो गए, यानी इस पर नॉइस का प्रभाव नहीं होता, इसलिए इनमें विरूपण भी बहुत कम उत्पन्न होता है। ये क्या होते हैं, मूल्य में बहुत सस्ते होते हैं, यानी लो इन कॉस्ट हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नहीं चीप होते हैं, प्राइस इनका बहुत कम होता है। इनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है और ये आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं उसको हम बहुत छोटे से छोटे आकार की सेमीकंडक्टर चिप पर बना सकते हैं। माइक्रोमीटर तक के साइज में वो होती है और उस पर हम कई सारे डिजिटल सर्किट्स को बना सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट इन साइज होती है। और कॉम्पैक्ट इन साइज होगी तो इसका भार यानी इसका वेट भी कैसा होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये क्या होते हैं, भार में हल्के होते हैं। दूसरा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी डिजिटल सिग्नल जो होता है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है इनका रिस्पॉन्स टाइम, यानी इनकी प्रतिक्रिया बहुत उच्च होती है, हाई रिस्पॉन्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनका स्विचिंग टाइम भी बहुत, हम कह सकते हैं स्विचिंग टाइम अच्छा होता है। स्विचिंग टाइम मतलब कम से कम होना चाहिए। हम चाहते हैं जो हमारा सर्किट हो या डिवाइस हो वो बहुत जल्दी ऑन हो जाए, तो इनका स्विचिंग टाइम भी क्या होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। इनमें गणना करना, चूंकि इसमें बूलियन व्यंजक का प्रयोग किया जाता है, बूलियन बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, तो इसके जो टिपिकल से टिपिकल दैट मीन्स जटिल से जटिल व्यंजक होते हैं उनकी गणना करना भी क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आप लिखेंगे वो लिखेंगे लेस एरर, यानी इसमें त्रुटि बहुत कम होती है। और ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें कोरिलेटेड है, मैं बार बार बता रही हूँ। जैसे त्रुटि अगर कम होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेस्पॉन्स टाइम अच्छा है तो इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़िया होती है, संवेदनशील होते हैं ज़्यादा डिजिटल जो हमारे सिस्टम होते हैं। इनमें एरर करेक्शन डिटेक्शन करना बहुत आसान होता है, यानी एरर को ढूंढना उसे दूर करना भी आसान होता है। इसमें डेटा का मैनिपुलेशन यानी डेटा में फेरबदल करना, परिवर्तन करना भी आसान होता है। और ये लो वोल्टेज यानी लेस वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाते हैं, और इसलिए ये पावर का क्षय यानी पावर लॉस भी इनमें क्या होता है, कम होता है। तो कुल मिला के क्या हो गए, हमारे डिजिटल सिग्नल के लाभ हो गए। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि डिजिटल सिग्नल के लाभ बताइए, या आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सिस्टम की अपेक्षा डिजिटल क्यों बेहतर है, यानी डिजिटल के लाभ एनालॉग की तुलना में बताइए। तो जो इसके लाभ है वही उसके क्या है, दोष। तो आप इसके एनालॉग की तुलना में बताएंगे। एनालॉग की तुलना में इनका सरल डिजाइन है, एनालॉग की तुलना में इनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना आसान है, इनमें शोर विरूपण का प्रभाव नहीं होता, जबकि एनालॉग सिग्नल शोर से और विरूपण से प्रभावित हो जाते हैं। ये एनालॉग की तुलना में अधिक सस्ते होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इनसे जो वैल्यू आती है, आकार में छोटे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एनालॉग की तुलना में भी आप लिख सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि डिजिटल सिग्नल के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग बताइए। डिजिटल सिग्नल के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो बताइए। तो पहला जो इसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर्स में, यानी जो मॉडर्न आधुनिक कंप्यूटर्स हैं उनमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरा, जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा, जो डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो डिजिटल सिग्नल पर आधारित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डायरियाँ जो होती है यानी जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रैफिक स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस पर इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में इसका प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, आपने देखा होगा, अपने सीनियर्स का देखा हो या आप अभी हाल फिलहाल में बनाने वाले हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रैफिक और रेलवे सिग्नल्स की कंट्रोलिंग के लिए भी हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल पर आधारित होती हैं। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि बैरियर ऑटोमेटिक ही ट्रेन आने पर गिर जाता है और जैसे ट्रेन चली जाती है तो बैरियर अपने आप ही उठ जाता है। नेक्स्ट जो है वो इसका एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक सिस्टम में। ऑटोमेटिक सिस्टम में इसका एप्लीकेशन किस प्रकार है, जितने भी ऐसे सर्किट जो ऑटोमेटिक ही रन होते हैं यानी ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट की बात करी थी, तो फाइनल ईयर के कुछ बच्चे या आपने इसका एप्लीकेशन शायद प्रैक्टिकली भी देखा हो,
आपने एक एप्लीकेशन देखा होगा कि जब हम सभी के घरों में नॉर्मली मोटर लगी होती है पानी की, और जैसे ही पानी की टंकी भर जाती है तो आपके यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कृपया मोटर बंद कर दीजिए, टंकी हमारी भर गई है, पानी की टंकी। तो आपने वो सुना होगा। उसमें क्या होता है, जैसे ही लेवल फिल हो जाता है, वाटर का लेवल भर जाता है पानी का, तो क्या होती है, वो बेल बजने लगती है। लेकिन ऑटोमेटिक जो हम लेवल कंट्रोलर बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर या ऑटोमेटिक वाटर लेवल सर्किट, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपका एक लेवल तक पानी भर जाएगा तो सर्किट अपने आप ही क्या करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा कि मोटर आपकी ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएगी। यानी जैसे ही लेवल आपने जो सेट किया उस पर पानी पहुंच गया तो मोटर अपने आप ही बंद हो जाएगी, और जैसे ही लेवल उससे नीचे आया तो मोटर अपने आप ही ऑन भी हो जाएगी, चालू भी हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या हुआ, मोटर का जो ऑपरेशन हुआ वो कैसा हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन हमारे घरों में जो लगी हुई है उसमें आप क्या करते हैं, जैसे ही बेल बजती है आप मोटर को जाके बंद करते हैं, फिर क्या होता है, फिर चालू करते हो जब पानी की टंकी खाली हो जाती है, जब टंकी में पानी नहीं आता। तो इस केस में क्या हुआ, जो वाटर का लेवल है या मोटर का जो ऑपरेशन है वो कैसा हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल पे आधारित डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों ही युक्तियों में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ये भी डिजिटल सिग्नल पर ही आधारित होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों में ही क्या करते हैं, हम डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल सिग्नल के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी कवर किया कि जो डिजिटल सिग्नल है उसके अनुप्रयोग या इसके एप्लीकेशन कौन कौन सी जगह पर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। बेटा आप सब रेगुलर क्लास लेते रहें ज़रूर। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर क्लासेस मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चलिए, आपका जो शेड्यूल है क्लासेस से संबंधित सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का जो नेम है आपको स्ट्रिप पर दिखाई दे रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लास से संबंधित जानकारी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के PDF नोट्स भी आपको मिलते रहे। और अगर BT से UP BT में कोई संबंधित जानकारी है या बाकी स्टेट बोर्ड से संबंधित कोई जानकारी है तो वो भी आपको रेगुलर चैनल पर मिलती रहेगी। तो अपने बाकी जो जानने वाले हैं उनको भी ये जानकारी शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले यही आपको बता दूं। कुछ बच्चे क्या होते हैं बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बट पता ही नहीं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या होता है, किसी राशि या किसी क्वांटिटी, अगर हम कोई बात करें, किसी क्वांटिटी को उसका जो परिमाण है, दैट मीन्स क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करना किसमें, संख्याओं में। यानी किसी भौतिक राशि या कोई भी राशि है उसके राशि के परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, संख्याओं में यानी नंबर्स में, ठीक है।
तो किसी जो राशि है उसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? किसी नंबर सिस्टम के थ्रू तो करोगे। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी से, शुरू से डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप देखते हैं ना, आप अगर काउंट करते हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथों में कितनी उंगलियां, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने गिनती शुरू से पढ़ी है, 1 से लेके 100 तक याद करी, फिर उसके आगे याद करी। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मुझे कैसे पता चला कितनी उंगलियां है? क्योंकि मैंने एक नंबर सिस्टम का यूज करा और इस नंबर सिस्टम ने बताया कि परिमाण में बताया कि ये कितनी है, 10 है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। वो 4 मुख्य जो नंबर सिस्टम है, यानी 4 मेनली जो नंबर सिस्टम यूज में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी संख्या पद्धति। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या पद्धति। ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी तरह से तीसरा है जो बहुत ज्यादा, जिससे हम अच्छे से परिचित हैं, शुरू से बचपन से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वो है दशमलव संख्या पद्धति, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और फोर्थ है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ठीक है। तो 4 तरह के नंबर सिस्टम है जो मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वो मैंने आपको लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप चाहे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप समझ लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 3 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 3 इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 5-5 नंबर के 3, या फिर आपको 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे? कई बार तो सीधे सीधे ही पूछ लेता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की ऑक्टल से तुलना कीजिए, बाइनरी की डेसिमल से तुलना कीजिए, या फिर क्या होता है इनके कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए, डेसिमल को बाइनरी में कीजिए, ऑक्टल को हेक्सा में करिए, या हेक्सा को बाइनरी में करिए। इस तरीके से कन्वर्जन आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट नंबर सिस्टम के पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है जिसे हम कहते हैं रेडिक्स, या इसको कहते हैं बेस। रेडिक्स या बेस बता दूं आपको क्या होता है। किसी नंबर सिस्टम के लिए रेडिक्स या बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो क्या है? रेडिक्स या बेस का अर्थ है कि किसी संख्या पद्धति में अधिकतम अंकों की संख्या, यानी इसमें अधिकतम जो अंक हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर्स जो यूज होते हैं, वो उसका क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सा, मैंने आपको बताया कि हम डेसिमल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, डेसिमल को ही ले लेते हैं सबसे पहले। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल का कोई अंक मान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी अंक आपने पढ़ाया, 0 से लेके 1 2 3 4 5, है ना, इतनी संख्याएं होती है और उनसे आप बाकी संख्याएं पढ़ सकते हो। जैसे बेसिक जो नंबर होते हैं इसमें होते हैं 0 1 2 3, है ना, ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
बाकी उसके आगे के जो जितने भी नंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन सब की मदद से ही बनते हैं। जैसे मान लो अगर अब मुझे आगे 10 बनाना है, मुझे 10 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, 1 और 0 की सहायता से बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 99 बनाना है, 99, तो कैसे बनाऊंगी, 9 और 9 की हेल्प से बनाऊंगी। तो यानी ये इसके बेसिक नंबर हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी बड़े से बड़ा अंक या बड़े से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। तो इसमें यूज होने वाले अंक कितने आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका बेस कितना हो गया, 10 हो गया। यानी इसमें प्रयोग होने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 10। तो वो क्या कहलाता है, किसी संख्या पद्धति का रेडिक्स या बेस कहलाता है। तो किसी संख्या पद्धति में कितने मैक्सिमम नंबर यूज हुए हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वो कहलाता है उसका रेडिक्स या बेस। और किसी नंबर सिस्टम में जो अंक हमें पता लगाने हो कि हमें कितने अंक हो सकते हैं वो निकालते हैं, उसकी रेंज होती है, यानी जो इसकी रेंज होती है अंकों की वो होती है 0,r-1 तक, जहां r क्या है, इसका रेडिक्स या बेस। अगर आपको किसी नंबर सिस्टम की रेंज निकालनी हो, यानी इसमें कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, 0,r-1 से निकाल सकते हैं। तो 0,r-1, जैसे मान लीजिए मैं फिर से डेसिमल को ही लेती हूँ। अगर मान लीजिए मैं डेसिमल की रेंज निकालना चाह रही हूँ, मान लेते हैं कि हमें डेसिमल में नहीं पता कि कौन कौन से अंक प्रयोग में लाए जाते हैं और मैं उसे निकालना चाहती हूँ कि कौन कौन से लाए जाते हैं, तो आप फॉर्मूला ये वाला रखेंगे 0,r-1 अगर आपको बेस पता है। तो मैंने अभी आपको बताया डेसिमल का बेस कितना है, 10 होता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 0 से लेके कहाँ तक, r-1 तक, यानी 10-1 तक। ठीक है, कितने अंक हो जाएंगे, 0 से लेके 10-1 तक, यानी कहाँ तक हो जाएंगे, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। तो वही अंक आ गए, फिर से कौन कौन से आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें रेंज पता चल गई ना कि इसमें प्रयोग होने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेडिक्स या बेस जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि रेडिक्स या बेस क्या होता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेडिक्स होता है कि किसी संख्या पद्धति में प्रयोग होने वाले अधिकतम नंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम अंक कितने हो सकते हैं, वो हमें रेडिक्स या बेस से उसकी जानकारी मिलती है। और इसकी जो नंबर की हमें पता लगाने के कौन कौन से नंबर आते हैं किसी संख्या पद्धति में, तो उसे हम 0r-1 तक वो नंबर होते हैं। जैसे डेसिमल का हमने एग्जाम्पल लिया, डेसिमल का बेस या रेडिक्स होता है 10। तो इसमें होने वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 0 से लेके 10-1 तक, यानी 0 से लेके 9 तक के जितने अंक हैं वो किस में आएंगे, डेसिमल संख्या पद्धति में आएंगे। तो मैं आपको बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन आज देना चाहती थी, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन सब का जो बेस है वो कितना होता है। जैसे बाइनरी संख्या पद्धति का बेस होता है 2, ठीक है, बाइनरी संख्या पद्धति का बेस होता है 2। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, यानी इसका बेस या रेडिक्स होता है 8। डेसिमल का मैं आपको बता ही चुकी, इसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। ठीक है, देख सकते हैं आप, बाइनरी का रेडिक्स होगा 2 और ऑक्टल का होगा 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का होगा 16। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया आज की बेसिक नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और बेसिक नंबर सिस्टम में रेडिक्स का क्या महत्व है और हर एक नंबर सिस्टम में क्या बेस होता है। अब अगर मैं इससे आपको पूछूं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, इस फॉर्मूले से क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना। कैसे बता सकते हैं, देखिए बाइनरी का बेस कितना है 2, तो बाइनरी में रेंज कितनी हो जाएगी, अगर हम इससे निकालें सभी के लिए, इस फॉर्मूले से मैं सबके लिए निकालना चाहूँ, जैसे मैं पहले बाइनरी का ही निकालूं तो बाइनरी में बेस कितना होता है, बाइनरी में r कितना होता है 2, r कितना है बाइनरी में 2, तो बाइनरी की रेंज क्या हो जाएगी 0,2-1, यानी बाइनरी में कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी 0 और 1, हो गया। इसी तरह से डेसिमल का भी बता ही चुकी है, फिर से बता देते हैं। डेसिमल में जो संख्याएं होंगी, डेसिमल का बेस होता है कितना 10, तो डेसिमल में संख्याएं हो जाएंगी 0, कहाँ तक 10-1
1 तक, यानी इसकी संख्या हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें ऑक्टल और हेक्सा में भी निकालनी है, ऑक्टल और हेक्सा के लिए कैसे निकालेंगे, वही निकालेंगे कि ऑक्टल का हमें पता है बेस कितना होता है, ऑक्टल के लिए r कितना होता है 8। अभी आपको बताया मैंने ये कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए बेस कितना होता है 8, तो ऑक्टल की रेंज कितनी हो जाएगी 0 से लेके कहाँ तक 8 - 1 तक, यानी ऑक्टल की रेंज हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रयोग होने वाले अंक होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये इसके नाम से भी पता चल रहा है, ऑक्टल मतलब 8, यानी इसमें कितनी संख्याएं हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 को भी काउंट करें तो 8 संख्या है। इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल की बात करें, हेक्साडेसिमल में फिर हमें पता है कि बेस कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया हेक्साडेसिमल में नंबर का बेस होता है नंबर सिस्टम का 16, तो इसमें r कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 0 से लेकर कहाँ तक 16 - 1 तक, यानी इसमें संख्याएं होंगी 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक 15 तक होंगी। बट इसमें क्या करते हैं 9 के बाद अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं, यानी 0 से 9 तक तो अंक होते हैं, लेकिन हमें पता है 10 11 12 फिर से क्या होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही तो बनते हैं। 10 कैसे बनता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ 10 के स्थान पर लिया गया है A, 11 के स्थान पे B, 12 के स्थान पे C और 13 के स्थान पे D, 14 के स्थान पे E और 15 के स्थान पे F लिया गया है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी मैं ब्रीफ में बताऊंगी, तो ज़्यादा परेशान ना हो, अगली क्लास में भी आपको बताया जाएगा, बट एक चूंकि फॉर्मूला मैं लिख चुकी थी तो आपको बता रही थी, तो फ्लो में सारी चीज़ें बताते चले गए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, उसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति क्या होती है, एक तरह से किसी भी राशि के परिमाण को संख्या में व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो संख्या पद्धति होता है। संख्या पद्धति मेनली 4 प्रकार की हो सकती है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि बेस क्या होता है, बेस या रेडिक्स जिसे कहते हैं, बेस या रेडिक्स जिसे कहते हैं। बेस या रेडिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल r से। बेस या रेडिक्स होता है, बताता है हमें कि किसी नंबर सिस्टम में प्रयोग होने वाले अंक कितने होते हैं, वो हमारे बेस या रेडिक्स को व्यक्त करते हैं। जैसे बाइनरी में बेस है 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में होते हैं 16 बेस होता है। यानी ये बताते हैं बाइनरी में 2 संख्याएं होती हैं, ऑक्टल में 8 होती हैं, डेसिमल में 10 होती है और हेक्साडेसिमल में 16 संख्याएं होती हैं। और किसी भी नंबर सिस्टम में संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो होता है 0 से r-1 तक। ठीक है, 0 to r-1। तो इस तरह से हमने बता लिया कि बाइनरी में आपको होते हैं 0 और 1 अंक होते हैं, ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल एक स्पेशल केस है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो अंक होते हैं, उसके बाद में A B C D E F का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि एक प्रकार के नंबर सिस्टम को किस तरह से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेटा, इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसके 10 से 15 नंबर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बननी ही बननी है। मैंने आपको बताया भी था जब लास्ट क्लास में कि किस तरह से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन लगने की पॉसिबिलिटी है, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।